साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, तो यहाँ लिखा है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिभुज क्या होता है ये तो हमें पता है, और त्रिकोणमिति क्या होती है, तो ये गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें जो भी हमें त्रिभुजाकार आकृतियाँ दी हुई होती है उनमें जो ये भुजाएं हैं त्रिभुज की और ये जो कोण है इनके बीच हम क्या क्या संबंध बना सकते हैं, और उस चीज़ का जो हम अध्ययन करते हैं यानी उससे हम जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको केवल इतना सा याद रखना है, त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं और ये जो कोण हैं इनमें हम क्या क्या संबंध ला सकते हैं उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे, है ना। अब आपके कोर्स में ये जो त्रिभुज है वो केवल आपको समकोण त्रिभुज दिया है। कैसा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण आपका कितना हो, 90 डिग्री का हो। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं और इसी को त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है वो है हमारा समकोण त्रिभुज। तो इसको एक बार वापस समझ लेते हैं क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी दिया है और इसमें ये जो कोण बी है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। और हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी भुजा होती है और उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन क्या होता है कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, तो इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। वैसे यहाँ पर कर्ण को मैंने समझाया है कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, ये दो चीज़ें हमें समझनी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ आधार क्या है, तो जो न्यून कोण सी की संलग्न भुजा है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। और लंब क्या होता है, तो यहाँ लिखा है न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब इसको समझना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो ये जो कोण बी है वो मेरा कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये जब समकोण है तो ये जो दोनों कोण बचे हैं मेरे पास में ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब मुझे ये बताना है कि इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। इस केस में मुझे ये पता करना होगा कि मैं यहाँ पर कौन सा न्यून कोण ले रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं कोण सी लेता हूँ, कोण सी ले रहा हूँ, तो इस केस में ये जो कोण सी है इसकी सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा लंब होगी। सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और इस कोण सी की जो संलग्न भुजा होगी, संलग्न भुजा मतलब इस कोण से टच होने वाली भुजा, तो इस कोण से जो टच होने वाली भुजा है वो हमेशा इसका क्या बनेगी, आधार बनेगी। ये आधार और ये लंब कब होगा, जब मैं कोण सी के केस में बात करता हूँ। लेकिन मान लो अगर मैं कोण ए लेता हूँ, इस केस में मेरे लंब और आधार क्या होंगे, तो अब ये समझना। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक अलग समकोण त्रिभुज लिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण के केस में ये जो इसके सामने वाली भुजा है ये मेरा क्या बन गई, कर्ण बन गई। लेकिन अब मैं जो न्यून कोण ले रहा हूँ वो कौन सा ले रहा हूँ, ये ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में इस कोण ए के संदर्भ में मेरा लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो देखो ये जो कोण ए है इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली, ये हमारा क्या होगी, लंब होगी। और इस कोण ए की जो संलग्न भुजा होगी यानी इस कोण ए से टच होने वाली भुजा, तो दो भुजा टच है, एक तो कर्ण है और ये वाली भुजा है, तो ये तो कर्ण हो गया। और जो दूसरी भुजा टच हो रही है इसके, वो इसका क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये दो चीज़ें आप याद नहीं रखोगे तो मैं कोई भी प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में नहीं समझा पाऊँगा,
ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में अगर मैं न्यून कोण सी ले रहा हूँ, इस केस में ये नीचे वाली भुजा आधार बनेगी और इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी। लेकिन अगर मैं न्यून कोण यहाँ पर ए ले रहा हूँ, इस केस में हमारे इसके सामने वाली भुजा यानी नीचे वाली भुजा लंब बनेगी और इससे इसके पास वाली भुजा जो है वो आधार बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये है समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी जो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और उनकी भुजाओं के बारे में पढ़ा है, यदि इन भुजाओं को हम अनुपात में लिखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब अनुपात क्या होता है, जैसे देखो 1:2 को जो है हम 1/2 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हमें जैसे ये 1/2 है इस रूप में लिखना है। जैसे मान लो मैंने इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले ली, जैसे एक भुजा मैंने ले ली ये नीचे वाली लंब और दूसरी भुजा मैंने ले ली ये बड़ी वाली भुजा कर्ण। ठीक है, तो इस दोनों भुजाओं को मैंने किस में लिख दिया, अनुपात में लिख दिया। तो इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब मैं कैसे कैसे इनको अनुपात में लिख सकता हूँ, देखो एक तो मैंने लंब बटा कर्ण लिख दिया, एक मैं इस भुजा और इस भुजा को अनुपात में लिख देता हूँ यानी आधार बट्टा कर्ण लिख देता हूँ। तो एक अनुपात मेरा बन गया आधार बट्टा कर्ण। फिर उसके बाद देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भुजा हो गई दोनों, ये वाली दोनों भुजा हो गई। अब इन दोनों भुजाओं को अनुपात में लिख देता हूँ। तो एक भुजा तो मेरी हो गई लंब और एक भुजा हो जाएगी आधार। ठीक है, ये मैंने इनको किस में लिख दिया, मैंने इनको अनुपात में लिख दिया। फिर अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसी पॉइंट से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखो ऊपर जो पॉइंट था वो केवल त्रिकोणमितीय अनुपात था और नीचे वाला जो पॉइंट है वो है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी ये जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिया है इसका ये जो न्यून कोण ए है इससे क्या संबंध है। जैसे हम जानते हैं अगर मैं न्यून कोण ए लेता हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसकी संलग्न भुजा आधार होती है और ये भुजा हमारी कर्ण होती है। और जब इन भुजाओं को हम अनुपात में लिखते हैं तो इन अनुपात का इस न्यून कोण से क्या संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे अगर मैं लंब बटा कर्ण करूं तो इसका कोई न कोई इस कोण से संबंध होगा और इसका कोई न कोई मान आएगा, है ना। तो इसको केवल मैं कोण ए नहीं लिख सकता क्योंकि इसका भी संबंध किससे है, कोण ए से है, इसका भी संबंध किससे है, कोण ए से है। तो मैं सबको ए नहीं लिख सकता क्योंकि सबका मान अलग अलग आएगा। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया साइन ए। ठीक है, तो इसके आगे मैंने साइन लिख दिया। तो साइन ए का जो मान होता है ये क्या है, ये कोण है और ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। और ये इन दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया। तो इसी को तो हम त्रिकोणमिति कहते हैं। देखो त्रिकोणमिति की सबसे पहले परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ी थी, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो संबंध है वो यहाँ हमें दिख रहा है क्योंकि ये तो कोण हो गया और ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई और ये इनमें क्या आ गया, संबंध आ गया। तो इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया साइन ए। अब इसका मुझे नाम अलग देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों है, एक नहीं है, अलग अलग है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ए। इसको भी नाम दे देते तो ये बन जाएगा टेन ए। तो इस प्रकार से आपको साइन ए, कॉस ए और टेन ए, इनके जो ये संबंध है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कुल 6 संबंध बना सकते हैं। कोणों के विभिन्न त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो टोटल 6 होते हैं। पहला अभी हमने पढ़ा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण और टेन ए बराबर लंब बटा आधार। अगर मैं इनको उल्टा करता हूँ, उल्टा करने का मतलब है कि अगर मैं इस अनुपात को ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख दूँ कि कर्ण ऊपर आ जाए और लंब नीचे चला जाए तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक ए। क्या बोलते हैं, कोसेक ए। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, कोसेक ए यानी कोसेक थीटा। ठीक है, फिर अगर मैं कॉस का उल्टा करूं तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो ये बनेगा सेक ए। तो सेक ए क्या होता है,
sec a बराबर कर्ण बटा आधार होता है। इसी प्रकार tan का उल्टा होता है cot a, यानी आधार बटा लंब। तो ये जो 6 सूत्र है, 6 संबंध है, वो आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मान लो ये सूत्र याद नहीं हो रहे, तो आपको केवल 2 शब्द याद करने हैं। एक शब्द हो है लाल, ठीक है, और इसके नीचे आपको याद रखना है का। जैसे इसको इंग्लिश में लिखो, लाल को कैसे लिखोगे, लाल, है ना, फिर बट्टा का। तो यहाँ पर देखो, ये जो लंब बट्टा कर्ण है, ये क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ हो गया लंब बट्टा कर्ण। फिर आधार बट्टा कर्ण, यानी ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। आधार बट्टा कर्ण जो है वो क्या आ गया आपका, कॉस ए आ गया, ठीक है। इसी प्रकार लंब बट्टा आधार, यानी ये जो तीसरा है, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। लंब बट्टा आधार जो है वो क्या होता है, वो होता है टेन थीटा टेन ए। फिर कॉसेक ए, यानी इसका उल्टा, यानी के ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए कर्ण बट्टा लंब। फिर कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो के बट्टा ए, ये बन जाएगा सेक ए। फिर आधार ऊपर लंब नीचे, तो ये बन गया ए बट्टा एल, यानी कि कॉट ए। तो इस प्रकार से आपको अगर सूत्र याद नहीं हो रहे हैं तो आपको केवल इंग्लिश में लाल बट्टा क का याद करना है। यानी ये जो पहला सूत्र बनेगा वो साइन का बनेगा, ठीक है, दूसरा सूत्र बनेगा वो कॉस का बनेगा, और तीसरा सूत्र बनेगा वो टेन का बनेगा। जब साइन का उल्टा करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा कॉसेक ए, ठीक है। इसी प्रकार कॉस को उल्टा करेंगे तो वो सेक बनेगा, और टेन का उल्टा करेंगे तो वो कॉट बनेगा। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों को याद भी रख सकते हो। अगला पॉइंट है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि यहाँ कुछ विशिष्ट कोणों का मतलब हो गया कि अगर मुझे 0 डिग्री कोई भी कोण हो, जैसे कोण क्या होता है, तो हम जानते हैं किसी बिंदु से अगर 2 किरणें निकलती है तो इन दोनों किरणों के मध्य जो झुकाव होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 झुकाव हमको देखने को मिलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कोण कुछ विशिष्ट कोणों की। तो कुछ विशिष्ट में आ गया, मान लो 0 डिग्री, फिर मैंने ले लिया 30 डिग्री, फिर मैंने ले लिया 45 डिग्री, फिर ले लिया 60 डिग्री, फिर ले लिया 90 डिग्री। तो इन विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या क्या होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने हैं, 6 हैं, है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान क्या होंगे वो हमें बताना है। वैसे ये सारे मान आपको याद करने हैं, लेकिन ये सारे मान जो है वैज्ञानिकों ने निकाले हैं, गणितज्ञों ने निकाले हैं। इसमें से मैं एक मान 45 डिग्री वाला मान आपको निकाल के बता देता हूँ। बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा कैसे आया है, क्यों आया है, केवल आपको इनके मान याद करने हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, और मान लो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री है, और मुझे इन दोनों कोणों का जो मान है वो पता नहीं है। हम एक काम करते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब 45 डिग्री लेने से फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं ये कोण 45 डिग्री लूँगा तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक फ़ायदा तो ये हो गया, दोनों कोण 45 के मिल गए। दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है, तो भुजा की लंबाई भी मुझे क्या मिल जाएगी, समान मिल जाएगी। जैसे ये 45 डिग्री है, इसके सामने वाली ये जो भुजा है मैंने ए ले ली, इसकी लंबाई ए ले ली, तो ये जो 45 डिग्री कोण है इसके सामने वाली भुजा, इसकी लंबाई भी क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये साइन ए क्या है, ये मेरा कोण है, ठीक है, और मुझे इस एक ए जो है ये वाला कोण है ना, ये मुझे कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है। यानी कि मुझे साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या है, लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें लंब कौन और आधार कौन और कर्ण कौन, तो मैंने कौन सा कौन लिया, ए लिया, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। इसकी जो संलग्न भुजा होगी यानी टच होने वाली भुजा वो हमारा आधार होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो अगर मुझे साइन 45 का मान चाहिए कितना आएगा, तो यहाँ पर लंब कितना है, तो देखो लंब हमारा कितना है, ए,
यानी कि इस भुजा की लंबाई a है। कर्ण की लंबाई मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी और इसको मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? तो देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा था कि कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हमने 7वीं और 9वीं दोनों में पढ़ा था। अब यहाँ पर लंब का मान हमारा कितना है? a है। आधार का मान कितना है? a है। अब a का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर होता है। a का वर्ग यहाँ पर भी a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये वर्ग है और ये वर्गमूल, तो ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, है ना। तो ये a तो बाहर आ जाएगा लेकिन ये 2 अंदर ही रहेगा, तो उत्तर आएगा रूट 2a। यानी जो कर्ण की लंबाई हमने निकाली है वो निकाल दी रूट 2a। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लंब का मान कितना है? a है। कर्ण का मान हमने निकाला कितना है? रूट 2 इंटू a से a कटेगा, ऊपर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान मेरे कितना आ गया? 1/√2 आ गया। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? साइन 45 का मान हो गया। इसी प्रकार हम कॉस 45 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस a का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और a यानी कि कोण में कितना ले रहा हूँ? 45 डिग्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आधार और कर्ण हमारे पास क्या है? तो देखो, आधार का मान तो a है, ठीक है, और कर्ण हमने निकाला। कर्ण कितना है? रूट 2 इंटू a। तो ये हो गया रूट 2 इंटू a से a कट गया, ऊपर 1 बचा। तो cos 45 का मान हमें कितना मिला? cos 45 डिग्री का मान मिला 1/√2। इसी प्रकार मुझे tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखो, a हमारा यानी कोण कितना है? 45 डिग्री है। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा a है। आधार कितना है? आधार भी a है। a से a कट गया तो ऊपर नीचे कितना बचा? 1/1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। ठीक है। तो इस प्रकार हमने साइन का मान, कॉस का मान और tan का मान, तीनों का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हमें जो है साइन 0, कॉस 0, tan 0, साइन 30, कॉस 30, tan 30, इन सभी डिग्रियों के मान यानी कुछ विशिष्ट कोणों के मान, ये सारे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कौन कौन से मान आएंगे वो हमें याद रखना है। और ये टेबल हमें कैसे करनी है वो भी मैं ट्रिक से समझाने वाला हूँ, तो ठीक से समझना। तो देखो, इसको याद करने का जो तरीका है उसमें हमें याद रखनी है भिन्न, यानी कि सबसे छोटी भिन्न, यानी कि मुझे 0 से लगाकर 1 के बीच में मैं कौन कौन सी भिन्न बना सकता हूँ, बट्टे वाली संख्या बना सकता हूँ, वो याद रखना है। जैसे सबसे छोटी भिन्न क्या होती है? तो सबसे छोटी भिन्न होती है 0, ठीक है। फिर इससे बड़ी भिन्न अगर मुझे बनानी है, जैसे मान लो मेरे पास एक गोला है और इसके मैंने 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो इसमें से मैं कोई भी हिस्सा नहीं खाता हूँ, इसका मतलब मैंने 0 हिस्सा खाया। फिर मान लो अगर इसमें से मैं 1 हिस्सा खाता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने 4 में से कौन सा हिस्सा खाया? 1 हिस्सा, तो इसकी भिन्न क्या बनी? 1/4 बनी। अगर मैं 2 हिस्से खाता हूँ, ठीक है, तो 4 में से मैंने 2 खाया, यानी कौन सी भिन्न बनी? 2/4 भिन्न बनी, ठीक है। और अगर मैं 3 हिस्से खाता हूँ तो इसका मतलब मैंने 3/4 खाया, है ना, 4 हिस्सा खाया। और पूरा हिस्सा खाता हूँ यानी कि 4 में से 4 भाग खाता हूँ तो वो 4/4 हो जाता है। अब इसमें 0 का मतलब तो 0 ही रहता है, 1/4 का मतलब 1/4 ही रहता है, 2/4 दोनों में 2 का भाग जाता है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये बन गया 1/2। फिर 3/4 का मतलब 3/4 ही है और 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, तो 4/4 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? इन सब पर वर्गमूल लगाना है, ठीक है। जैसे ही हम वर्गमूल लगाएंगे तो हमारे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके मान सबके आ जाएंगे। जैसे 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? 0 होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर वर्गमूल है 1/4, यानी इन दोनों का वर्गमूल करो, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आया? 1/2 आया, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। फिर देखो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसका मतलब ये 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का मान अभी हमने निकाला था, वो कितना आया था? 1/√2 आया था, तो यहाँ पर ये हो गया 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार
3 का वर्गमूल नहीं होता तो ये √3 ही रहेगा ऊपर, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, √3/2। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आया, 1। यानी ये साइन ए के मान सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये हमारे मिल चुके हैं। और अगर साइन के सभी मान अगर हमको मिल गए तो ये सारी टेबल हम बनाना बहुत आसान है। अब देखो हमें कॉस ए चाहिए, तो जो साइन ने हमने आगे से पीछे तक ये मान लिखे हैं इसको उल्टा करके यहाँ लिखना है, यानी कि अब पीछे से आगे की तरफ ये मान हमें लिखना है। जैसे सबसे लास्ट में कितना है, 1, वो यहाँ पर लिखना है फर्स्ट पर, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट क्या था, √3/2, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये √3/2 यहाँ लिखना है। फिर आगे चलो तो कितना आया, 1/√2, तो ये यहीं पर आएगा। फिर इधर चलो 1/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आएगा 0, वो लास्ट में आ जाएगा। यानी इसका हमने क्या किया, बाएं से दाईं ओर चले थे, तो इसमें हमें दाएं से बाईं ओर चलना है, ये मान आ गए। फिर होता है tan थीटा का मान, यानी tan a का मान। अब देखो tan a का मतलब क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है कि जो tan a होता है इसको हम sin a/cos a लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी tan a का अगर मान चाहिए तो जो sin a का मान है उसमें cos a का भाग दे दो। यानी यहाँ पर देखो ये sin a ये cos a, तो 0/1, 0/1 का मतलब होता है 0, ठीक है। तो tan a का मान क्या आ गया, 0। अब इन दोनों में भाग दो, तो ऊपर कितना है, देखो ऊपर है 1/2, नीचे कितना है, नीचे है √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो इसका उत्तर क्या आया, 1/√3, है ना, बहुत आसान। फिर देखो इसमें इसका भाग देना है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 का मतलब होता है 1। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा √3/1, √3/1 का मतलब क्या हो गया, √3। फिर है 1/0, 1/0। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्या है, 1/0 का मतलब है 1 में आपको 0 का भाग लगाना है, भाग दो, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, यानी कितनी बार भी भाग दूँ उत्तर 0 ही आना है। वापस घटाऊंगा, नीचे बचा 1, फिर भाग दूंगा 0 बार भाग जाएगा, फिर घटाऊंगा नीचे बचेगा 1, यानी भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार भाग जाएगा। यानी ये एक मतलब ये गलत संख्या है, 1/0 ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है ना। और अगर मैं भाग भी दे दूँ तो इसका भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार भाग जाएगा, तो यहाँ मैंने अनंत का निशान लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास sin a, cos a, tan a सबके मान आ चुके हैं। अब मुझे चाहिए cosec a का मान। तो सबसे स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया था कि ये जो cosec a यानी sin a, sin a का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और जब मैं इसको उल्टा करता हूँ यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो वो क्या बन जाता है, cosec a बन जाता है। यानी कि जो साइन का मान है उसको अगर हम उल्टा करेंगे तो वो cosec a हो जाएगा। तो यहाँ साइन 0, 0 का मतलब 0/1 है ना, ये भी ध्यान रखना, 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा करो, 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, तो ये हो गया हमारा अनंत, ठीक है। फिर ये 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर 45 डिग्री चाहिए, तो ये 1/√2 है, इसको उल्टा करोगे तो √2/1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, √2 हो गया। फिर इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √2, 3 नीचे, ठीक है, तो ये हो गया 2/√3। फिर 1 का उल्टा, यानी कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 1/1, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर है sec a। अब ये sec a किसका उल्टा है, तो देखो हमने पढ़ा cos a, cos a क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। और जब मैं इसको उल्टा करता हूँ यानी कर्ण ऊपर और आधार नीचे आता है, तो ये बन जाता है sec a। बात समझ में आई, यानी इसको उल्टा करेंगे तो हमें sec a मिलेगा, यानी अब की बार हमें cos को उल्टा करना है। तो देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। फिर है cot a, ये किसका उल्टा है, tan का, तो tan का उल्टा करो। 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा अनंत होता है। 1/√3, तो √3 ऊपर है ना।
फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है, फिर √3 का उल्टा। अब देखो इसको समझना, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है √3/1, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, है ना। तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर अनंत का उल्टा होता है 0। कैसे, देखो अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है 1/0, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, है ना। तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से आपको ये जो टेबल है वो आपको पूरी याद करनी है, क्योंकि इस बार आपका कम से कम 3 नंबर का एक प्रश्न इसमें से बनेगा। अगला पॉइंट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ें जो है लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन सबसे सरल है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो होती है, कुल आपको 3 जो है याद रखनी है। कक्षा 10 के लिए केवल ये जो 3 सूत्र है वो याद रखने हैं। सर्वसमीकाएं मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा था a+b की घात 2, तो इसकी सर्वसमीका होती है a² + 2ab + b², है ना। यानी a और b के सभी मानों के लिए सत्य होता है, बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी, इसको हम सर्वसमीका बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी ये सर्वसमीकाएं होती है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब ये सूत्र आए कैसे उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि ये सूत्र बना कैसे, उसकी व्युत्पत्ति करो, केवल आपको ये सूत्र याद रखने पड़ते हैं। फिर भी हम समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति हुई कैसे और हमें ये क्यों याद रखने, है ना। तो चलो इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, और यहाँ पर मैं जो न्यून कोण है वो कोण ए ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस केस में मेरा कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये मेरा कर्ण बनेगी। जो कोण ए के जो सामने वाली भुजा है वो मेरा क्या बनेगी, लंब बनेगी। और ए की संलग्न भुजा यानी टच होने वाली जो भुजा है वो मेरी क्या बनेगी, आधार बनेगी, ठीक है। अब हमें एक सूत्र याद है, पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि जो लंब का वर्ग है और आधार का वर्ग है, ठीक है, इन दोनों की जोड़ जो होती है वो कर्ण के वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पर लंब हमारा क्या है, तो लंब है बी से सी तक की लंबाई, तो लंब की जगह क्या आ गया, बी सी आ गया, क्या आ गया, बी सी आ गया। और ऊपर घात 2 है तो यहाँ बी सी की घात भी 2 हो जाएगी, प्लस आधार मेरा क्या है, आधार है ए बी, तो यहाँ आधार की जगह ए बी आ जाएगा और ऊपर घात 2 हो जाएगी। कर्ण है ए सी, तो यहाँ आ गया ए सी और ऊपर घात 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, ये मान लो हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। अब मैं इस समीकरण 1 में ये जो ए सी है, भुजा ए सी, इसका भाग दूंगा। भाग कैसे देते हैं, बराबर के दोनों साइड में, यानी यहाँ भाग इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। यानी मैं समीकरण 1 में जो है तीनों में AC² का क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो देखो यहाँ BC का वर्ग बट्टा AC का वर्ग, दोनों में वर्ग है तो वर्ग को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा BC बट्टा AC, प्लस यहाँ भी दोनों में वर्ग है तो वर्ग में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा AB बट्टा AC। और यहाँ AC का वर्ग से AC का वर्ग कैंसिल हो गया, तो जब ऊपर नीचे सब कट जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। अब देखो BC बट्टा AC का मतलब क्या है, BC क्या है, BC हमारा लंब है, AC क्या है, AC हमारा आधार है ना, सॉरी AC हमारा कर्ण है। और लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है साइन ए, मैंने बताया था। ए क्यों है, क्योंकि हमने न्यून कोण ए लिया है ना। तो ये बन गया आपका साइन ए, और इसके ऊपर क्या है, घात 2 है, तो यहाँ घात 2 जो है साइन के ऊपर आ जाएगी। फिर प्लस ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी हमारा आधार है, ए सी हमारा कर्ण है, और आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस ए, है ना। अब इसके ऊपर वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आ जाएगा और बराबर में 1 है ही है। तो इस प्रकार से हमारी एक सर्वसमीका क्या बनी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये तो हुई एक सर्वसमीका। अब हम दूसरी सर्वसमीका भी निकाल देते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो लंब का वर्ग है प्लस आधार का वर्ग है वो किसके बराबर होता है, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो अगली बार मैंने क्या किया, पिछली बार मैंने क्या कहा था, कर्ण का भाग दिया था तीनों में, है ना। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम आधार का तीनों में भाग दे देते हैं। तो अगर मैं इसमें आधार के वर्ग का भाग दूंगा, ठीक है, इसमें भी आधार के वर्ग का भाग दूंगा और इसमें भी आधार के वर्ग का भाग दूंगा,
ठीक है। तो यहाँ आधार से आधार कैंसिल हो गया, और लंब बट्टा आधार क्या होता है, देखो दोनों में वर्ग है तो जो भी आएगा उस पर वर्ग लगेगा। लंब बट्टा आधार क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा, है ना, यानी टेन आएगा, इसके ऊपर घात 2 आएगा, और थीटा हमारा क्या है, कोण ए है, ठीक है। प्लस ये दोनों कट गए तो ये 1 हो गया। और कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, सेक ए, है ना, कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, सेक ए। अब देखो इनके ऊपर वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आएगा, तो ये हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका। इसी प्रकार हम तीसरी सर्वसमीका कॉट का वर्ग ए प्लस 1 बराबर क्या होता है कोसेक ए, ठीक है, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो ये तीनों सर्वसमीकाएं हैं वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है ना। और इस प्रकार से आपका जो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो समाप्त हो रहा है। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।